हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर यूपीबीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी साथी यहाँ पर 2024 से रिलेटेड अपने एग्जामिनेशन को देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बताना चाहूंगा कि फिफ्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज हमारे इस एग्जाम बूस्टर सीरीज के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बोले तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज को देख लिया था, यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते थे उनको कवर कर लिया था। बाकी के 2 लेक्चर में हमने 2-2 क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर लिया, यानी कि 4 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं सेकंड पेपर के। आज के इस थर्ड लेक्चर में हम लोग और 2 क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में कवर करेंगे, ठीक है? तो बढ़ते हैं फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के इस पेपर सेकंड की तरफ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारा पेपर कौन सा है बेटा? पेपर ये हमारा सेकंड है, और सेकंड पेपर में आज हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? पांचवें और छठे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, लेक्चर हमारा थर्ड है। ओके जी, बढ़ते हैं आगे। और देखिए भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन इज द डिस्कस द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ हर्डमानिया, यानी कि आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में और एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करना है हर्डमानिया की। ठीक है, तो हर्डमानिया के अंदर जो, या हर्डमानिया का जो मॉर्फोलॉजी है, उसकी जो कार्यकी है, एज वेल एज उसका जो एनाटॉमी है ना, उसके विषय में चर्चा करनी है, उसके बारे में लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, इसी हिसाब से आप पूरा कंटेंट को लिखेंगे, ठीक है? तो कंटेंट बहुत प्यारा है, अच्छे से यहाँ पर याद हो सकने वाला कंटेंट है। तो वीडियो अगर समझ में आए, और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चन हमारे हैं ये कवर हो जाएंगे, 5 और 6। छठे क्वेश्चन में 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि आप लोगों ने पेपर सेकंड जो मैंने बताया था उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो 6 क्वेश्चन में 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जिसमें एवीज, रेप्टिलिया और पॉइजनस, नॉन पॉइजनस स्नेक इन इंडिया के बारे में हमको पढ़ना है, राइट? तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन जो हमारे हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप लोग धैर्य बना करके पूरी वीडियो को अच्छे से शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जरा सा आपको ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रही है, तो उसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? तो आप इसको शेयर करें और व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए यार। जब भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड करूंगा, आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो यहां पर हम हर्डमानिया के बारे में बात करेंगे, तो हेडिंग तो यहां पर आप ऐसे डालिएगा कि मॉर्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया, ठीक है? हर्डमानिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले भी आपको यहां पर इसमें एक और हेडिंग ऐड करनी है, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ हर्डमानिया। पूछा नहीं गया है, लेकिन ये आ सकता है। अगर पूछा नहीं भी गया और फिर भी अगर आप लिख देते हैं, है ना, तो सो फार सो गुड। अगर हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन याद कर लिया है और हर्डमानिया की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के बारे में पूछ रहा है, तो भैया हम हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन भी लिख देंगे, क्या जाता, इसमें मेरा ही फायदा है ना? भाई, जो नंबर कटने को होंगे वो शायद एग्जामिनर घुस होकर के नंबर दे दे कि भाई पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी बच्चे ने लिखा है ना, तो इसको आता है, तो क्लासिफिकेशन जरूर मेंशन करें। तो सबसे पहले आप फाइलम लिखेंगे, तो फाइलम कॉर्डेटा है, जितना भी याद हो जाए लिख दो। सब फाइलम की बात करेंगे तो यूरो कॉर्डेटा, देखो ये 2 तो आपको याद ही हो जाएगा, है ना? फाइलम कॉर्डेटा की बात हो रही है, सब फाइलम यूरो कॉर्डेटा यहाँ पर रखा गया है। क्लास की बात करें तो एससीडीएसी कर दीजिए, एसिडियन से याद रखिएगा, है ना? जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं उनको कॉमनली फॉर्म में क्या कहते हैं? एसिडियंस कहते हैं। तो एसिडिएसी क्लास हो गई। सब क्लास याद हो पाए तो लिख दीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। फ्लूरोगोना, है ना? ऑर्डर यहाँ पर लिखना रिक्वायर्ड है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? स्टोलिडो ब्रैंकिया, है ना? फैमिली, फैमिली भी लिख दीजिएगा पायरियोडी, ठीक है? पायरियोडी। और जीनस की बात करें तो हर्डमानिया, जिसको सी स्क्वाड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको कॉमनली, इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? सी स्क्वाड, ये भी मेंशन कर दीजिएगा। तो हर्डमानिया का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन सी स्पीसीज पढ़ेंगे? तो हर्डमानिया की पैलिडा स्पीसीज ज्यादा तौर पर मुख्य रूप से विश्व में जगह, हर जगह पाई जाती है, तो पैलिडा स्पीसीज को ही हम कवर करेंगे। देखिए, कुछ विशेष बात यहां पर लिखी है
तो वो विशेष बात यह है बेटा कि हर्डमानिया सी वाटर में मोस्ट कॉमनली फॉर्म में पाया जाने वाला एक यूरोकॉर्डेटा होता है, जिसकी पूरे विश्व में लगभग 12 स्पीसीज पाई जाती हैं और इंडिया में टोटल 4 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से हर्डमानिया पैलिडा मोस्ट कॉमन फॉर्म में पाई जाने वाली स्पीसीज मानी जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप मेंशन कर दीजिएगा, ये पॉइंट भी आप क्या करेंगे बेटा, मेंशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन का पहला इंट्रोडक्टरी पोर्शन है जो आपको लिखना है। अब हमें बात करनी है मार्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया की। ठीक है, किसकी बात करनी है बेटा, मार्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया। अच्छा, यहां पर मैंने इसके हैबिटेट को भी इंक्लूड कर दिया है, अगर आपका मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसको लिख लीजिएगा। तो मार्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, या आप इसको ऐसे काट दीजिए, यहां पर हेडिंग बनाएंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया, है ना, हर्डमानिया। और जाहिर सी बात है मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ेंगे बेटा, मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ही पढ़ेंगे, तो एक्सटर्नली ही हम यहां पर डिस्कस करेंगे और एनाटॉमी में हम इंटरनल को ले लेंगे। ठीक है, तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के अंतर्गत आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हम यहां पर मॉर्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, इसकी बॉडी एक्सटर्नली ओवल और रेक्टेंगुलर शेप, बॉडी कैसी होती है बेटा, ओवल शेप होती है और रेक्टेंगुलर शेप की होती है, लेटरली कंप्रेस्ड होती है, यानी कि लेटरल साइड पर ये कंप्रेस्ड फॉर्म में होगी, जो लगभग 4 से 13 सेंटीमीटर लंबी और 4 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसकी बॉडी अगर आप देखें तो लेटरली कंप्रेस्ड होती है, ओवल शेप या रेक्टेंगुलर शेप की होती है और 4 से 13 सेंटीमीटर लंबाई वाली, 3 से 4 या 4 से 13 सेंटीमीटर लंबी तक होती है और 4 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 4 सेंटीमीटर तक मोटी हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है, इसकी बॉडी के लोअर सरफेस में फुट पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बॉडी का जो लोअर पोर्शन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फुट पाए जाते हैं, जिसके कारण बॉडी 3 से 4 सेंटीमीटर मोस्टली लॉन्ग दिखाई देती है। तो मोस्टली 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी दिखाई पड़ेगी, है ना, तो 4 से 13 सेंटीमीटर तक मोस्ट प्रोबेबली पाई जा सकती है, लेकिन 3 से 4 सेंटीमीटर तक बॉडी के नीचे फुट वाला पोर्शन पाया जाता है। हर्डमानिया की बॉडी जनरली पिंकिश कलर को शो करती है, यानी कि ये नॉर्मली फॉर्म में अगर आप एक लिविंग हर्डमानिया को देखेंगे तो इसका बॉडी किस कलर को शो करेगी बेटा, पिंकिश कलर को शो करेगा। ठीक है, जो इसकी स्किन के नीचे पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट ब्लड के कारण शो होता है। तो इसकी स्किन के नीचे जो पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स हैं उसमें जो ब्लड पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ही क्या होता है बेटा, इसमें पिंकिश कलर शो होता है। अच्छा, एक जो प्रिजर्व यानी कि रक्षित किए गए जो हर्डमानिया होते हैं, इनके स्पेसिमेन येलो और ब्राउन कलर के शो करते हैं। अगर आपने अपने कॉलेज रेगुलर बेसिस पे जाते हैं और वहाँ पर प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, तो आपने अपने लैब में, जूलॉजी की लैब में हर्डमानिया के स्पेसिमेन को देखा होगा। तो हर्डमानिया का स्पेसिमेन अगर है आपकी लैब में, तो वो कुछ कैसा दिखाई पड़ेगा आपको, येलो कलर का या ब्राउनिश कलर का दिखाई पड़ता है। ये प्रिजर्व फॉर्म में होते हैं। ठीक है, प्रिजर्व फॉर्म में इसको रक्षित किए गए हर्डमानिया का कलर होता है। वैसे नॉर्मली फॉर्म में कैसा होता है बेटा, पिंकिश कलर को शो करता है। अब मॉर्फोलॉजी में हम इसके बॉडी को डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन ऑफ बॉडी, मॉर्फोलॉजी में हम डिवीजन ऑफ बॉडी को भी कवर करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, हर्डमानिया की बॉडी मुख्यतः 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। एक तो मुख्य शरीर होता है, इसको बॉडी प्रॉपर कहते हैं, और दूसरा फुट होता है पाद। यानी एक तो यहाँ पर बॉडी प्रॉपर इस तरीके से प्रेजेंट होगा, है ना, और दूसरा इस तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ फुट वाला रीजन मिलेगा। तो ये फुट वाला रीजन है, ये बेटा क्या है, बॉडी प्रॉपर है। ये बॉडी प्रॉपर है, ये फुट है। अब बॉडी प्रॉपर देख लेते हैं भाई क्या कहता है। तो देखिए लिखा हुआ है, हर्डमानिया की बॉडी का मेन पार्ट बॉडी प्रॉपर के रूप में होता है। यानी कि अगर हम हर्डमानिया के शरीर की बात करें, देखिए क्वेश्चन ही है हर्डमानिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करना है ना, तो हर्डमानिया का जो शरीर होता है बेटा, उसमें जो मुख्य भाग होता है वो बॉडी प्रॉपर होता है। ये वाला तो सैंड में एम्बेडेड होने के लिए या रॉक के साथ में अटैच होने के लिए यूज होता है। ठीक है, जो टेस्ट और ट्यूनिक द्वारा कवर्ड रहता है, टेस्ट और ट्यूनिक। अब यहां पर टेस्ट और ट्यूनिक की अगर हम बात करें, तो टेस्ट या ट्यूनिक क्या होता है बेटा, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग होती है बेटा। क्या होती है बेटा, आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग होती है। जो ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट, जो ट्यूनिसिन याद रखिएगा, जो ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट,
इससे बेटा कार्बोहाइड्रेट से डेवलप होती है। ये एक्चुअल में एक प्रकार का सेलुलोज है। ये क्या ट्यूनिसिन क्या है? एक प्रकार का सेलुलोज ही होता है। तो इस बात को याद रखना कि जो टेस्ट या ट्यूनिक होता है, टेस्ट या जो ट्यूनिक होता है वो आउटर कवरिंग के रूप में प्रेजेंट होता है हर्डमानिया की बॉडी के चारों तरफ, जिससे वो प्रोटेक्शन देता है किसको? हर्डमानिया के शरीर के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इसकी बॉडी में एक थिक स्किन लेयर जैसी मेंटल लेयर अरेंज रहती है। इसके बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा? एक थिक स्किन लेयर जैसी क्या होती है? मेंटल लेयर भी पाई जाती है। बॉडी प्रॉपर के बोथ एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। भाई बॉडी प्रॉपर के जो दोनों एंड होते हैं, आप देख रहे हैं ये जो बॉडी प्रॉपर है, इसके जो दोनों एंड है, ये वाला एंड, ये वाला एंड, दोनों एंड क्या होते हैं बेटा? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज रहते हैं, या दोनों एंड पर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में कुछ फॉर्म्स पाई जाती हैं जिन्हें साइफोन कहते हैं। ठीक है, हर्डमानिया की बॉडी में एक ब्रांकियल साइफोन और एक अट्रियल साइफोन पाया जाता है। अब साइफोन दो तरीके का होगा, एक तो बेटा ब्रांकियल साइफोन होगा, ब्रांकियल साइफोन, और एक होगा अट्रियल साइफोन। तो यहां पर इस तरीके से यू शेप्ड फॉर्म में इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो बाहर की तरफ एट्रियल अपर्चर और ब्रांकियल अपर्चर के रूप में ओपन होता है ना? आगे देखेंगे, ये दोनों जो साइफोन होते हैं, ये बॉडी के बाहर की ओर एक ओपनिंग द्वारा ओपन होते हैं, जिन्हें ब्रांकियल अपर्चर व एट्रियल अपर्चर कहते हैं। तो जो ब्रांकियल साइफोन होता है, ये ब्रांकियल अपर्चर के द्वारा बाहर की ओर ओपन होता है, और जो अट्रियल साइफोन होता है, ये अट्रियल अपर्चर के द्वारा क्या होता है? बाहर की ओर ओपन होता है। ये अपर्चर कहने का मतलब यहाँ पर बायोलॉजिकल फॉर्म में हम पोर की बात कर रहे हैं, छिद्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे बॉडी प्रॉपर की। अच्छा, बॉडी प्रॉपर में कुछ खास बात और भी है, देख लीजिए। इसमें कॉमनली ब्रांकियल अपर्चर को हम क्या कहते हैं बेटा? हर्डमानिया का माउथ कहते हैं, और अट्रियल अपर्चर को एनस कहा जाता है। यानी कि जो वाटर है, वो वाटर कहां से आएगा बेटा? ब्रांकियल अपर्चर से आएगा। वाटर जो होगा बेटा, वो ब्रांकियल अपर्चर से एंटर करेगा, वाटर यहां से एंटर करेगा, और साइफोन से होते हुए अट्रियल अपर्चर के थ्रू आउटसाइड की ओर निकल जाएगा, है ना? वाटर आउटसाइड की तरफ जाएगा। तो वाटर एंटर करता है ब्रांकियल अपर्चर से, बाहर की ओर निकलता है अट्रियल अपर्चर से। ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ा था, टेस्ट और ट्यूनिक, जो इसकी हार्ड कवरिंग के रूप में पाई जा रही है। बेटा इसमें एक शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, ठीक है? तो यहां पर इसको एक हेडिंग डाल दीजिएगा, टेस्ट और ट्यूनिक। टेस्ट को ही ट्यूनिक के नाम से हम लोग जानते हैं, जिस पर एक शॉर्ट नोट डेफिनेटली बनेगा, है ना? तो शॉर्ट नोट के रूप में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ है, हर्डमानिया व अदर एसिडियंस की बॉडी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के द्वारा क्लोज रहती है या कवर्ड रहती है, जिसे टेस्ट और ट्यूनिक कहते हैं। इसकी बॉडी के चारों ओर इस हार्ड कवरिंग के पाए जाने के कारण हर्डमानिया व अदर एसिडियंस को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। भाई इन्हें ट्यूनिकेट कहा जाता है ना? सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के सदस्यों को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बॉडी के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है जो ट्यूनिक के रूप में पाई जाती है, जिसकी वजह से इनको ट्यूनिकेट कहा जाता है। ठीक है, और ये हार्ड कवरिंग बनी किसकी होती है? तो ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट की। तो ट्यूनिक इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी और इसीलिए ट्यूनिकेट कहा जाता है। इसका संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हर्डमानिया में पाया जाने वाला टेस्ट थिक व परमानेंट होता है। भाई हर्डमानिया के अंदर जो टेस्ट पाया जा रहा है थिक होता है, मोटा होता है, परमानेंट होता है, हमेशा पाया जाएगा। लेकिन यंग स्टेज में पाए जाने वाले ट्यूनिक कैसे होते हैं बेटा? ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, यानी कि जो यंग स्टेज में पाया जाने वाला हर्डमानिया होता है, उसके बॉडी के चारों तरफ ये जो टेस्ट पाई जाती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है। यानी आप आसानी से हर्डमानिया के अंदर की तरफ झांक पाओगे। हर्डमानिया की बढ़ती हुई एज के साथ ट्रांसपेरेंट टेस्ट जो होता है वो ओपेक, बोले तो अपारदर्शी हो जाती है। जैसे जैसे हर्डमानिया का एज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो ट्यूनिक होता है, जो हार्ड कवरिंग होती है ना, या जो टेस्ट होता है, उसकी जो थिकनिंग है वो बढ़ती जाती है, और जब इस थिकनिंग के बढ़ने के कारण ट्रांसपेरेंट से ये क्या हो जाते हैं बेटा? ओपेक हो जाते हैं। ठीक है, हर्डमानिया के बॉडी के कुछ स्थानों पर टेस्ट एब्सेंट होता है तथा कुछ स्थानों पर यह समय समय पर रिप्लेस होता रहता है। ये शॉर्ट नोट आएगा, इसीलिए थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया है पॉइंट। हार्डमानिया में पाया जाने वाला टेस्ट बॉडी के मेंटल पार्ट से सेपरेट होता है। ठीक है, बॉडी का जो मेंटल पार्ट होता है ना, वहां से ये टेस्ट अलग रहता है। सामान्यतः टेस्ट लेदर लाइक 4 से 8 मिलीमीटर मोटा होता है, जो अपनी एक्सटर्नल सरफेस पर झुर्रीदार, बोले तो रिंकल्ड फॉर्म में पाया जाता है। टेस्ट केमिकली
ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्रोड्यूस होता है जो सेलुलोज लाइक मटेरियल होता है। मैंने क्या बताया, टेस्ट जो होता है केमिकली फॉर्म में किस तरीके का होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट और ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो केमिकली फॉर्म में ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है बेटा, निर्मित होता है। ये एक प्रकार का सेलुलोज लाइक मटेरियल होता है, सेलुलोज के जैसा मटेरियल होता है। टेस्ट अपनी स्ट्रक्चर में एक मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है। टेस्ट जो होता है अपने स्ट्रक्चर में एक मटेरियल के रूप में पाया जाता है जिसमें अनेक फाइब्रिल्स, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, है ना, ब्लड वेसल्स, ब्लड कॉर्पसेल्स आदि अरेंज रहते हैं। इनमें पाए जाने वाले स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने साइज के आधार पर मेगा स्क्लेयर्स और माइक्रो स्क्लेयर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्पिक्यूल्स पाए जा रहे हैं वो अपने साइज के आधार पर मेगा स्क्लेयर्स और माइक्रो स्क्लेयर्स के रूप में होते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, हर्डमानिया में टेस्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में काम करता है, लेकिन इसके साथ साथ यह रेस्पिरेशन में भी सहायता करता है। तो हर्डमानिया के अंदर जो टेस्ट होता है ये मेनली क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में पाया जा रहा है। लेकिन भैया हर्डमानिया की बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन भी होना है, तो बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन में भी ये सहायता करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे टेस्ट और ट्यूनिक की। अब इसमें एक सेकंड ऑप्शन और है जिसको हम लोग एट्रियम के नाम से जानते हैं। ये भी देख लो क्या होता है, व्हाट इज एट्रियम, है ना। ये भी एक्सटर्नली काफी इंपॉर्टेंट है। हर्डमानिया की बॉडी में बॉडी प्रॉपर व मेंटल के मिडिल में एक कैविटी अरेंज रहती है जिसे एट्रियम कहते हैं। अब देखो भैया, बॉडी प्रॉपर और मेंटल, इनके बीच में क्या है बेटा, एक कवरिंग पाई जा रही है। बॉडी प्रॉपर और मेंटल के बीच में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक कैविटी पाई जा रही है जिसे एट्रियम कहते हैं, एट्रियम कैविटी कहते हैं। इस कैविटी की प्रेजेंस के कारण हर्डमानिया की बॉडी में एक सीलोम कैविटी मोस्टली घट जाती है। तो ये इस कैविटी के पाए जाने के कारण हर्डमानिया की बॉडी के अंदर का जो कैविटी है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, घट जाता है। एट्रियम कैविटी लार्ज साइज की होती है जो बॉडी के आउटसाइड साइड एट्रियल अपर्चर के द्वारा ओपन होती है। जो एट्रियम कैविटी होती है ये ब्रांकियल कैविटी के कंपेयर में ज्यादा बड़ी होती है, इसकी वजह से ये बॉडी के अंदर का सीलोम कैविटी को ज्यादा घेरने का काम करती है। और ये बाहर जो है ना एट्रियल अपर्चर के रूप में खुली है। एट्रियम कैविटी में बॉडी के मोस्टली इंटरनल ऑर्गन अरेंज रहते हैं। तो एट्रियम कैविटी में एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली क्या होते हैं कि जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं वो यहाँ पर अरेंज रहेंगे एट्रियम में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो दूसरा पोर्शन था बॉडी का वो क्या था बेटा, फुट। तो देखिए लिखा हुआ है हर्डमानिया की बॉडी का लोअर पार्ट फुट कहलाता है जो टेस्ट द्वारा प्रोड्यूस एक्सटर्नली हार्ड स्ट्रक्चर का बना होता है। ये टेस्ट के द्वारा ही निर्मित है। तो बॉडी प्रॉपर के ऊपर जो टेस्ट की कवरिंग पाई जा रही है, इस टेस्ट से ही सेक्रेटेड कुछ पोर्शन यहां पर क्या बना देता बेटा, बॉडी प्रॉपर से बॉडी प्रॉपर में जो टेस्ट पाया जा रहा है उससे सेक्रेट कुछ पोर्शन क्या बनता है बेटा, फुट के रूप में पाया जाता है। अच्छा, नॉर्मली टेस्ट 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा डिफरेंट शेप वाला होता है। ठीक है, डिफरेंट शेप के स्ट्रक्चर वाला होता है, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। जो हर्डमानिया के बॉडी के सैंड में एम्बेडेड होकर सीधे खड़े रहने में या सीधे धसे रहने में सहायता प्रदान करता है। यानी हर्डमानिया सीधा रहे, सैंड के अंदर धसा हुआ सीधा रहे, उसमें ये सहायता प्रदान करता है। अतः फुट हर्डमानिया के क्या करता है, बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में काम करता है। तो फुट जो होता है वो हर्डमानिया के अंदर बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में काम कर रहा है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुआ ना सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है जिसमें आप देखेंगे कि ये हर्डमानिया का स्ट्रक्चर है बच्चा, ये वाला, जिसमें ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं दिस इज द फुट पोर्शन। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, फुट कह रहे हैं। और यहां पर फॉरेन पार्टिकल्स भरे रहते हैं, बहुत सारे स्पिक्यूल्स रहते हैं, है ना, बहुत सारा रहता है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये दिस ऊपर वाला पोर्शन, दिस इज द बॉडी प्रॉपर। ठीक है, अब नीचे वाले पोर्शन को हम लोग पोस्टीरियर रीजन कहते हैं, ऊपर वाले को एंटीरियर रीजन कहते हैं, या हम ये इस वाले पोर्शन को डॉर्सल और इस वाले को वेंट्रल सरफेस कहते हैं। दिस इज द डॉर्सल सरफेस, दिस इज द वेंट्रल सरफेस। अच्छा, डॉर्सल सरफेस में आप देखेंगे या एंटीरियर पोर्शन में देखेंगे कि यहां पर कुछ अपर्चर पाया जाता है, कुछ छिद्र लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर देखो काफी बेहतर दिखाई पड़ रहा है, दिस कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स हैं, एंड दिस पोर इज नोन एज ब्रांकियल अपर्चर एंड एट्रियल अपर्चर। इनको क्या कहते हैं बेटा, ब्रांकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर कहते हैं।
ये ब्रांकियल अपर्चर एट्रियल अपर्चर साइफोन के थ्रू इस तरीके से जुड़े रहते हैं। इस साइड में जो साइफोन पाया जा रहा है दिस इज द ब्रांकियल साइफोन, और इस साइड में जो है दिस इज द एट्रियल साइफोन। ब्रांकियल साइफोन एट्रियल साइफोन दोनों एक साथ ही जुड़े रहते हैं, यानी पानी यहां से एंटर करेगा, वाटर क्या करेगा यहां से एंटर करेगा और यहां से एग्जिट करेगा। और इसी बीच में आप देखेंगे कि यहां पर थोड़ा सा और इंटरनली भाई इसकी मेंटल कैविटी, ये जो मेंटल था इसको हटाने के बाद में जब इंटरनली आप देखोगे तो इसमें साइफोन जो है ना कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, और यहां पर कुछ ये मसल्स पाई जा रही हैं, है ना, कुछ फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि वाटर से फूड पार्टिकल को कैप्चर करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे बेटा इसके मुख्य रूप से किसकी, एनाटॉमी के बारे में। तो एनाटॉमी ऑफ हर्डमानिया, हेडिंग क्या पड़ेगी हमारी, एनाटॉमी ऑफ हर्डमानिया। ठीक है, हर्डमानिया की एनाटॉमी के बारे में हमें डिस्कस करना है। सभी को बेस्ट तरीके से दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, इसका पीडीएफ जो है बेटा वो आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम में अगर अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर के सर्च करिए सुमित राणा यूपीबीएससी क्लासेस। तो नया अभी चैनल क्रिएट किया गया है टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन कर जाइए। उसी में आपको ये वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और वीडियो के ठीक नीचे ये पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला यहाँ पर हम देखेंगे एनाटॉमी में बॉडी वॉल। तो हर्डमानिया के एक्सटर्नल कवरिंग यानी कि ट्यूनिक के ठीक नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू और मसल बैंड की एक थिन लेयर पाई जाती है जो वाटर फ्लो को कंट्रोल करने में सहायता करती है। वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए साइफोन के कंट्रोल में सहायता करती है। ठीक है, तो मसल्स बैंड की एक थिन लेयर पाई जा रही, कहां पर बेटा, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई ट्यूनिक के ठीक नीचे। ठीक है, ट्यूनिक के ठीक नीचे जो वाटर फ्लो को, जो वाटर करंट यहां पर बह रहा है, पानी अंदर आ रहा है बॉडी के, उसको कंट्रोल करने के लिए साइफोन के कंट्रोल में सहायता करती है। तो साइफोन के कंट्रोल में ये मसल्स क्या कर रही हैं, सहायता करती हैं। दूसरा यहां पर देखिए बेटा है फेरेंजियल या फेरिंग्स, सॉरी, दूसरा हमारा क्या है, फेरिंग्स, जिसे हम लोग ब्रांकियल शैक के नाम से जानते हैं। फेरिंग्स या ब्रांकियल सैक, ठीक है, लिखा हुआ है फेरिंग्स, जिसे ब्रांकियल सैक के रूप में भी जाना जाता है, काफी लार्ज होती है, काफी बड़ी होती है और इंटरनल कैविटी के अधिकांश भाग को कवर करती है। तो इंटरनल जो कैविटी होती है उसके अधिकतर भाग को ये क्या करती है बेटा, कवर कर लेती है। इसमें सीलिएटेड स्लिट्स पाए जाते हैं। सीलिएटेड स्लिट्स देखो कहां पाया जा रहा है बेटा, फेरिंग्स वाले रीजन में। तो फेरिंग्स या ब्रांकियल सैक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, इसमें सीलिएटेड स्लिट्स पाए जाते हैं। स्लिट्स मतलब दरारें, और सीलिएटेड मतलब सीलिया प्रेजेंट है दरारों में, जिन्हें स्टिग्मेटा कहते हैं। इन्हें क्या नाम दिया गया बेटा, स्टिग्मेटा। देखिए ये जो स्टिग्मेटा होते हैं ना, ये स्टिग्मेटा पानी को पास करके और फूड पार्टिकल को ट्रैप करके फिल्टर फीडिंग की सुविधा को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो फिल्टर फीडिंग, अब आपको पता है ना कि हार्डमानिया एक फिल्टर फीडिंग ऑर्गेनिज्म है। फिल्टर फीडिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब पानी से फूड पार्टिकल को फिल्टर करता है ना, और फिल्टर करके उन फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है और अपने भोजन में यूज करता है। राइट, आगे देखिए लिखा हुआ है फेरिंग जो होता है यानी कि ब्रांकियल सैक, तो रेस्पिरेशन और फीडिंग दोनों में कार्य करती है। तो फेरिंग्स का मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेशन कराने में एज वेल एज फूड को कैप्चर करने में, ट्रैप करने में या फीडिंग करने में। अब थर्ड जो यहां पर स्ट्रक्चर है बेटा वो है एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल क्या करती है, बहुत बहुत विशेष स्ट्रक्चर है ये एंडोस्टाइल। ठीक है, लिखा हुआ है यह एक सीलिएटेड ग्लैंडुलर ग्रूव होती है जो फेरिंग्स के वेंट्रल साइड के साथ चलती है। जो फेरिंग्स के किसके साथ चली बेटा, वेंट्रल साइड के साथ चल रही है। ये वाटर फ्लो से फूड पार्टिकल जैसे लाइक प्लांकटन की हम बात करते हैं, प्लांकटन को ट्रैप करने के लिए म्यूकस का सेक्रेशन करती है। तो फूड को ट्रैप करने में ये एंडोस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है। ये एक्चुअल में क्या करती है, एक म्यूकस का सेक्रेशन कराती है अपने ग्लैंड से, क्योंकि ये म्यूकस क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने में सहायता करते हैं, यानी उसको चिपकाने में या पकड़ने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एनाटॉमी हम लोग देख रहे हैं ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा पाया जाता है हार्डमानिया के अंदर, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है हार्डमानिया में
हर्डमानिया में फूड लोडेन म्यूकस फेरिंग्स है। जो फूड लोडेन होता है, फूड लोडेन जो होता है वो म्यूकस, फूड लोडेन म्यूकस, जो फूड लोडेन म्यूकस यानी कि जो म्यूकस सेक्रेट हुआ था जिसने क्या किया था, फूड को ट्रैप किया था। तो फूड प्लस म्यूकस, फूड लोडेन म्यूकस कहने का मतलब क्या होता है, फूड प्लस म्यूकस, ये दोनों एक साथ मिलकर के फेरिंग से माउथ एंड इसोफेगस में, इसोफेगस से होता हुआ, फेरिंग्स और माउथ, सॉरी फेरिंग से माउथ और इसोफेगस से, यहां पर से करिएगा, से होता हुआ स्टमक में चला जाता है। बड़ा सिंपल है। तो हर्डमानिया में जो फूड लोडेन म्यूकस होता है वो फेरिंग से माउथ और इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में चला जाता है, जहां फूड को डिफरेंट एंजाइम की प्रेजेंस में डाइजेस्ट किया जाता है। तो स्टमक में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम पाया जा रहा है, जो कि एंजाइम्स क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा। इस डाइजेस्टेड फूड को यू शेप्ड इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब स्टमक के अंदर जो फूड डाइजेस्ट किया गया वो इसकी यू शेप्ड इंटेस्टाइन में ट्रांसफर किया गया, जहां न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एवं बचे हुए वेस्ट मटेरियल को रेक्टम में भेज दिया जाता है। तो जो रेक्टम वाला पोर्शन है वो एक्चुअल में जो आप देख रहे थे एट्रियम, एट्रियम वाला जो रीजन था वहां पर भेजा जाएगा। तो रेक्टम से इस वेस्ट मटेरियल को आगे की ओर अट्रियल अपर्चर है ना, एट्रियम साइफोन के या अट्रियल साइफोन में जाकर के खुलेगा। जहां पर अट्रियल साइफोन है वहां पर रेक्टम जाकर के खुलेगा और अट्रियल अपर्चर के थ्रू इसको बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा वेस्ट मटेरियल को। तो वेस्ट मटेरियल जो बॉडी के बाहर निकाला जा रहा है वो एनएस के थ्रू निकाला जाता है। भाई वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर किससे निकालते हैं, एनएस के थ्रू निकालते हैं। हम जो भी खाते हैं सुबह किससे निकालते हैं, एनएस से ही तो बाहर निकालते हैं यार, सीधी बात है। तो यहां पर भी एनएस के थ्रू ही निकाला जाएगा, यानी कि बॉडी से बाहर जो वेस्ट मटेरियल निकाला जाता है उसको एनएस के थ्रू ही निकाला जाता है, गुदा द्वार के थ्रू निकाला जाता है। तो यहां पर जो अट्रियल अपर्चर है उसको हम लोग हर्डमानिया का एनएस बोल सकते हैं, सीधी बात है। तो अट्रियल अपर्चर के द्वारा या एनएस के द्वारा बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये इस तरीके से इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अच्छा, वो अलग बात है कि जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे हर्डमानिया का तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट में छोटा सा एनाटॉमिकल फॉर्म में लिखना है तो इतना पर्याप्त है। कम शब्दों में ज्यादा बात यहाँ पर आ गई है ना, कम शब्दों में ज्यादा बातें आपने कर ली। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है वो क्या है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हर्डमानिया में अब सर्कुलेशन किस तरीके से होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से पाया जाता है। देखिए लिखा हुआ है हर्डमानिया में एक सिंपल ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कैसा होता है बेटा, सिंपल होता है और ओपन टाइप का होता है, खुले प्रकार का, सरल खुले प्रकार का। इसमें हार्ट ट्यूबुलर होता है, हार्ट जो होता है वो ट्यूबुलर होता है। हार्ट के अंदर ब्लड कैपिलरीज, ब्लड आर्टरीज, ब्लड वेन्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर ट्यूबुलर होता है, ठीक है, जो कि वेंट्रल साइड पर अरेंज रहता है। अच्छा देखो लिखा हुआ है ट्यूनिकेट्स में यह यूनिक हार्ट बारी बारी से अलग अलग डायरेक्शन में ब्लड को पंप करता है, ठीक है, बारी बारी से अलग अलग डायरेक्शन में ब्लड को पंप करता है। इसमें इसमें किसी भी इसमें किसी भी इसमें किसी भी स्पेसिफिक आर्टरी या वेन, इसमें किसी भी प्रकार की, इसमें किसी, इसको थोड़ा सा सही करिएगा, इसमें किसी भी प्रकार की स्पेसिफिक आर्टरी या वेन नहीं पाई जाती है, ठीक, जल्दी जल्दी लिखने में शायद छूट गया। ये ब्लड बॉडी कैविटी में स्वतंत्र रूप से फ्लो होता है, ठीक है, बॉडी कैविटी के अंदर स्वतंत्र रूप से भेज दिया जाता है। तो ओपन टाइप का है तो जो बॉडी कैविटी पाई जा रही है वहां पर डायरेक्ट भेजा जा रहा है और सेल क्या कर रही है, डायरेक्ट जो है ना यहाँ से फूड न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर ले रही है, ठीक है। अच्छा इसके ब्लड में सिलोमाइसिल सीरो सॉरी सिलोमोसाइट सेल्स, इसको थोड़ा सही करिएगा, इसके ब्लड में सिलोमोसाइट सेल्स पाई जाती हैं जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कॉमा वेस्ट रिमूवल और इम्यून रिस्पॉन्सेज में भाग लेती हैं। तो इसके ब्लड में कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स पाई जाती है जिनको हम लोग सिलोमोसाइट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिलोमोसाइट सेल्स, जो सिलोम या कैविटी के अंदर, सिलोमोसाइट सेल क्यों कह रहे हैं, जो कैविटी के अंदर स्पेसिफिक फॉर्म में सेल्स पाई जा रही हैं, है ना, तो इसीलिए इसको सिलोमोसाइट सेल्स कहते हैं। ये सिलोमोसाइट सेल्स क्या करती हैं बेटा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का में भाग लेती हैं, जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बनना उसको निकालने में भाग लेती हैं और इम्यून रिस्पॉन्स में भी इनका रोल होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्पेसिफिक टाइप का यहाँ पर पाया जाता है। डिटेल में जब पढ़ाते हैं, है ना, बच्चों को पढ़ाया करते थे पहले, अब तो पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया है।
अच्छा जी, नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमारे जो प्रीमियम बैचेस बने हुए हैं वहां पर हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, वहां पर पढ़ाया है। देखिए लिखा हुआ है, हर्डमानिया में नेफ्रीडियम नामक एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। किसके नामक बेटा? नेफ्रीडियम के नाम का एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जा रहा है। ये ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करता है। तो नेफ्रीडियम क्या करता है बेटा? नेफ्रीडियम ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करता है, जिसे फिर से अट्रियल कैविटी में एक्सपेल कर दिया जाता है और बाहर जाने वाले वाटर के साथ में इस वेस्ट मटेरियल को निकाल दिया जाता है। नेफ्रीडियम जो होता है ये एक प्रिमिटिव किडनी की तरह कार्य करता है। तो यहां पर आप देखें, जो प्रिमिटिव किडनी है, आद्य प्रकार की किडनी है, उसकी तरीके से क्या है बेटा? नेफ्रीडियम काम करता है। तो हर्डमानिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमने देख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर आएगा इसका नर्वस सिस्टम है ना। तो हर्डमानिया में नर्वस सिस्टम कैसा पाया जा रहा है? नर्वस सिस्टम देखिए लिखा हुआ है, एक एडल्ट हर्डमानिया में नर्वस सिस्टम हाईली रेड्यूस्ड टाइप का पाया जाता है। भाई एडल्ट हर्डमानिया की बात कर रही है आप। अच्छा, आप सभी को ये पता है ना कि हर्डमानिया का जो लार्वा होता है वो हर्डमानिया के एडल्ट से ज्यादा एडवांस होता है ना। हर्डमानिया के एडल्ट से ज्यादा एडवांस होता है और हर्डमानिया का जो लार्वा होता है वो टेडपोल लार्वा के रूप में समझा जाता है, जाना जाता है। तो यहां पर आप देखिए, एडल्ट हार्डमानिया में जो नर्वस सिस्टम होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है, यानी कि इसका जो लार्वा है उसके अंदर तो और भी बेहतर तरीके का नर्वस सिस्टम है इन कंपेरिजन टू एडल्ट। याद रखिएगा, रिड्यूस टाइप का पाया जाता है। देखिए लिखा हुआ है, इसमें मुख्यतः एक सिंगल नर्व गैंग्लियन पाई जाती है जो दो साइफोन के बीच में स्थित होती है। इसमें केवल क्या होता है, एक सिंगल नर्व गैंग्लियन पाया जा रहा है जो दो साइफोन्स के बीच में पाया जा रहा है। ये नर्व गैंग्लियन बेसिक रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है, जैसे स्टिमुली के मिलने पर साइफोन का कॉन्ट्रैक्शन करना। बेसिक स्ट्रक्चर को या बेसिक स्टिमुली को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रही है। कैसे? जैसे बेसिक स्टिमुली क्या है, लाइक ये किसी स्थान पर, क्योंकि आपको पता सेसाइल होता है, किसी स्थान पर हर्डमानिया बेचारा बैठा हुआ है और वहां पर यदि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म पहुंच जाए या आप ही वहां पे पहुंच गए उसको छेड़ने के लिए, परेशान करने के लिए, आप चले गए, उसके ऊपर ऐसे लात मार दी या हाथ हाथ से या डंडी से आपने ऐसे, मतलब किसी लकड़ी से आपने उसको छेड़ा, तो ये क्या करेगा, ये एक्सटर्नली एनवायरमेंट से स्टिमुली को प्राप्त करेगा और ये जो नर्व गैंग्लियन है ये साइफोन से बोलेगा चल भाई कॉन्ट्रैक्ट कर। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके बॉडी के अंदर जो वाटर है वो एकदम, वाटर करंट जो होगा वो प्रेशर से दोनों साइफोन से बाहर निकलता है, अट्रियल और ब्रांकियल दोनों साइफोन से बाहर की ओर निकलता है, जिससे क्या होता है, एक पिचकारी नुमा संरचना बाहर निकलती है। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है या जो इसका एनिमी होता है उसको देख के डर जाता है और डरने के बाद भाग जाता है। बस इतना सा काम करने के लिए नर्व गैंग्लियन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन एक खास बात समझो यहाँ पर कि हर्डमानिया के लार्वा में मोर कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम पाया जाता है। मोर कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि हार्डमानिया का जो लार्वा होता है वो डेवलप्ड फॉर्म का है ना, हाईली डेवलप है। अब हार्डमानिया के एडल्ट और लार्वा की बात करें तो लार्वा ज्यादा डेवलप है इन कंपेरिजन टू हार्डमानिया एडल्ट। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हार्डमानिया का लार्वा होता है जब वो मेटामॉर्फोसिस करता है तो ये देखो, मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म, कोई प्रिमिटिव टाइप ऑफ कैरेक्टर हमेशा एडवांस कैरेक्टर में चेंज हो, तब मेटामॉर्फिज्म हो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है कि यहां पर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म होता है, यानी ऐसा मेटामॉर्फिज्म जिसमें एडवांस कैरेक्टर क्या होते हैं, प्रिमिटिव कैरेक्टर में चेंज हो जाएंगे। यानी एक यहां पर ऑर्गेनिज्म है टेडपोल लार्वा, ये अपने रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करने के बाद में एडवांस कैरेक्टर को छोड़ करके प्रिमिटिव कैरेक्टर के एडल्ट में चेंज होता है। तो इसीलिए इसके अंदर जो मोर कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है वो उसके लार्वा में है। ठीक है, जिसमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड देखिए पाई जा रही है और ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर शामिल होता है। लेकिन यह स्ट्रक्चर मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट में बदल जाते हैं और ये स्ट्रक्चर किसमें चेंज होते हैं बेटा? नर्व गैंग्लियन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हार्डमानिया में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा पाया जाता है भाई, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्डमानिया एक हर्माफ्रोडाइट बोले तो कैसा होता है बेटा, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एडल्ट में पाया जाता है। तो हार्डमानिया एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसमें मेल
और बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट है, एक ही एडल्ट में पाए जाते हैं। इसमें गोनेड में पेयर्ड टेस्टिस और ओवरीज पाए जाते हैं। गोनेड के रूप में क्या बेटा है? पेयर्ड फॉर्म में टेस्टिस और ओवरी पाई जा रही हैं, जिनसे स्पर्म और एग गैमीट के रूप में प्रोड्यूस होते हैं, जो एट्रियल कैविटी में रिलीज किए जाते हैं। कहां रिलीज किए जाने? एट्रियल कैविटी, यानी बॉडी के बाहर पानी जहां से निकलता है, बॉडी के बाहर पानी जहां से निकलेगा वहीं से ये सारे चीजों को बाहर निकाला जाता है। अच्छा, हर्डमानिया में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल टाइप का होता है, जिसमें गैमीट जो होता है, जिसमें गैमीट का फ्यूजन वाटर में होता है, जिसमें गैमीट का फ्यूजन कहाँ होता है बेटा? वाटर में होता है। अच्छा, एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइज्ड एग फ्री स्विमिंग लार्वा, फर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं बेटा, ये फ्री स्विमिंग लार्वा बोले तो टेडपोल लार्वा के रूप में डेवलप होते हैं, है ना? टेडपोल लार्वा के रूप में क्या होते हैं बेटा? डेवलप होते हैं, जिनमें मेटामॉर्फोसिस के बाद ये लार्वा एडल्ट हर्डमानिया में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि मेटामॉर्फोसिस होगा और मेटामॉर्फोसिस के बाद में ये जो जितने भी लार्वा होंगे ये हर्डमानिया में क्या होंगे बेटा? चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हमने पहले क्वेश्चन को कवर किया, जिसके अंदर हमने हर्डमानिया के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब सेकंड जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इस तरीके से क्वेश्चन आपका एक लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है ना? 3 उसमें या 2 उसमें आपके शॉर्ट टाइप के स्ट्रक्चर्स को रख दिया और बोला चल भैया बता इसके बारे में। एक लॉन्ग क्वेश्चन 25 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, फॉलोइंग के शॉर्ट नोट के बारे में लिखें, यानी शॉर्ट नोट में इनके विषय में बताओ। तो पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया, है ना? क्लास रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन के बारे में हमको चर्चा करनी है। देखते हैं, बहुत बहुत विशेष और इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा। चलो, क्लास रेप्टिलिया या क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रेप्टिलिया लिखना शुरू करो। ठीक है, क्लास रेप्टिलिया में लगभग 7000 लिविंग स्पीसीज को मेनी एक्सटिंक्ट स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो क्लास रेप्टिलिया के अंदर लगभग 7000 लिविंग स्पीसीज और बहुत सारी एक्सटिंक्ट स्पीसीज यानी कि जो विलुप्त हो चुकी हैं उनको, यानी 7000 को छोड़ करके, 7000 तो लिविंग स्पीसीज हैं, बाकी की जो बच गई या और जो यहां पर रखी गई वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज को इंक्लूड किया गया। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों द्वारा क्लास रेप्टिलिया को टोटल 16 ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है। कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्लास रेप्टिलिया को टोटल 16 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जिसमें 4 ऑर्डर में लिविंग स्पीसीज को रखा गया है और बाकी के जो बच गए बेटा उसमें क्या होते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज को रखा गया है। मतलब सोचो कितनी विलुप्त हो चुकी हैं, बहुत सारी। सामान्यतः मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम के या मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लास रेप्टिलिया को कुछ मेन कैरेक्टर के आधार पर, कुछ विशेष कैरेक्टर के आधार पर 5 सब क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें मुख्यतः 2 सब क्लासेस में लिविंग स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। अच्छा, ये जो 2 सब क्लासेस में लिविंग स्पीसीज इंक्लूड की गई इन्हीं को पढ़ना है। बाकी के 3 सब क्लासेस में डेफिनेटली एक्सटिंक्ट स्पीसीज रखी गई, तो उनको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, उनको लिखने की जरूरत है। लेकिन आपको यहां पर यह बात बतानी पड़ेगी भाई, टोटल जो यहां पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑर्डर रखे गए हैं, सब क्लासेस रखी गई हैं, या क्लास रेप्टिलिया को 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है टोटल मॉडर्न। ठीक है, जिसमें 3 एक्सटिंक्ट हैं और 2 कैसी हैं बेटा? लिविंग स्पीसीज के रूप में जानी जा रही हैं। अब इसमें पहला जो सब क्लास है बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं एनैप्सिडा, और दूसरा जो सब क्लास हमारा है वो सब क्लास डाईएप्सिडा है। तो पहला है एनैप्सिडा, दूसरा है डाईएप्सिडा। तो सबसे पहली क्लास को हम डिस्कस करते हैं। सब क्लास हमारी कौन सी बेटा? एनैप्सिडा। देखो कितना अच्छा डायग्राम भी यहां पर लगे हुए हैं। सब क्लास एनैप्सिडा, इस सब क्लास में प्रिमिटिव रेप्टाइल्स को रखा गया है। तो जितने भी आद्य प्रकार के रेप्टिलियंस हैं उनको यहां पर इंक्लूड किया गया है, जिनमें सॉलिड स्कल पाई जाती है, ठोस स्कल पाई जा रही है, तथा इनके हेड रीजन में टेम्पोरल ओपनिंग एब्सेंट होती है। इनके हेड रीजन में टेम्पोरल रीजन नहीं पाया जाता। और इस सब क्लास में केवल एक ऑर्डर, जिसको हम लोग किलोनिया के नाम से जानते हैं, इसको रखा गया है। ठीक है, किलोनिया, इसको इंक्लूड किया गया है और इस ऑर्डर में फॉलोइंग मेंबर्स को रखा गया है। अब इस ऑर्डर में कौन कौन से सदस्य आते हैं उनको देख लेते हैं।
तो देखो भैया यहाँ पर सबसे पहला जो आता है वो है टेस्ट्यूडो। ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ये टेस्ट्यूडो है। अच्छा, मैं आगे की जो क्लास पढ़ाऊंगा उसमें डायग्राम मेंशन नहीं किए, वो अपने आप बेटा देख लेना, क्योंकि जब मैं इसको मेंशन कर रहा था तो बहुत समय लग रहा था यार। और कीमत इस समय हमारी हमारी नहीं, हम सबकी, हमारी कहने का मतलब केवल हमारी नहीं, आपकी हमारी दोनों को मिला करके इस समय जो कीमत समय की इस समय जो कीमत है हमारी, वो समय की ज़्यादा है, ठीक है? क्योंकि समय कम है और पढ़ना बहुत है, एग्ज़ामिनेशन के पर्पज़ से, है ना? तो हमने फिर नाम ही केवल लिख दिए हैं, बाकी आप लोग गूगल बाबा से पूछ लेना। तो पहला है टेस्ट्यूडो, जो टेरेस्ट्रियल टर्टल के नाम से जाना जाता है। दूसरा बेटा यहाँ पर है लेदर बैक टर्टल। लेदर बैक टर्टल, ये बेटा बहुत बड़ा टर्टल होता है ना? सबसे बड़ा टर्टल अगर पाया जा रहा है विश्व में, तो लेदर बैक टर्टल होता है। ये मेनली मैराइन वाटर में पाया जाता है, समुद्री होता है, तो इसलिए सी या मैराइन टर्टल है। लार्जेस्ट टर्टल इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। इसका वेट अगर देखा जाए तो 900 केजी के आसपास है, 900 किलो। ओके, समझ लो 900 किलो, यानी 9 टन का हो गया। तीसरा यहां पर देखिए बेटा कौन सा है, किलोनी। ये क्या है बेटा, मैराइन वाटर टर्टल। ये छोटा सा होता है, खूबसूरत बढ़िया सा, ये देख रहे हो, ये ये किलोनी है। और ये वाला जो टर्टल आप देख रहे हैं ना, ये टर्टल बहुत विशेष है। दिस इस टर्टल को लोग खाते भी हैं, कुछ विशेष प्रकार के लोग खाते हैं इसको, है ना? चाइना वाइना में खूब खाया जाता है और इंडिया में भी खूब खाया जाता है, जिसको हम लोग ट्रिनोक्स सॉरी ट्रियोनिक्स के नाम से जानते हैं। ट्रायोनिक्स, ये एक रिवर टर्टल होता है बेटा, और ये एडिबल टर्टल के नाम से जाना जाता है। एडिबल टर्टल होता है, इसको खाते हैं लोग, आसानी से खा लेते हैं क्योंकि इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है। अच्छा जी। अब सेकंड जो हमारी सब क्लास यहां पर है कौन सी बेटा, डाई एप्सिडा। तो पहली हो गई, अब दूसरी हम लोग देखते हैं, एनएप्सिडा हो गई। अब हम देखते हैं बेटा डाई एप्सिडा। इसमें देखिए लिखा हुआ है, इस सब क्लास में उन रेप्टाइल्स को रखा गया है जिनमें सॉफ्ट स्कल पाया जाता है। स्कल कैसा बेटा, सॉफ्ट है, तथा हेड रीजन में माउथ के दोनों ओर एक जोड़ी टेम्पोरल फोसा या ओपनिंग स्थित होती है ना? माउथ के दोनों ओर टेम्पोरल फोसा, नासा छिद्र के रूप में प्रेजेंट है। सब क्लास डाइएप्सिडा में मेनी 3 ऑर्डर्स को रखा गया है। मुख्यतः 3 ऑर्डर्स को यहां पर इंक्लूड किया गया है। इसमें पहला ऑर्डर बेटा है रिंकोसिफेलिया, दूसरा ऑर्डर यहां पर है स्क्वायमेटा, और तीसरा ऑर्डर यहां पर क्रोकोडिलिया। तो पहला रिंकोसिफेलिया, दूसरा स्क्वायमेटा, तीसरा है क्रोकोडिलिया। रिंकोसिफेलिया में आप यहां पर देखेंगे, देखो लिखा हुआ भी है कि ऑर्डर रिंकोसिफेलिया की ऑल स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन इसमें एकमात्र लिविंग सदस्य पाया जाता है, आज भी जीवित है, जिसको हम लोग स्फेनोडोन पंक्टेटस के नाम से जानते हैं। स्फेनोडोन पंक्टेटस के नाम से जानते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। स्फेनोडोन पंक्टेटस बेटा कैसा दिखाई पड़ता है, ये रहा स्फेनोडोन पंक्टेटस, लाइक दिस। ये स्फेनोडोन पंक्टेटस है, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसे नॉर्मल भाषा में टुआटारा के नाम से जानते हैं, और यह एक लिविंग फॉसिल्स के रूप में है, यानी कि इसकी स्पीसीज बहुत कम बची और ये खत्म होने वाला है, ठीक है? जिनकी संख्या बहुत कम होती है वो लिविंग फॉसिल्स के रूप में जाने जाते हैं। ह्यूमन को तो कभी जिंदगी में रखो ना, लिविंग फॉसिल्स रहेगा ये। हाँ, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसमें अभी ये सुनने में आ रहा है कि वाई क्रोमोसोम तो खत्म ही हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम ही केवल यहाँ पर पाया जा रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। रिसर्चर्स भी बहुत सारे कह रहे हैं, है ना? और जिसकी वजह से जो लड़कों की प्रजातियां हैं, मतलब लड़कों की जो संख्या है वो कम होगी फ्यूचर में। अब कितना सही कितना नहीं, ये तो नेचर के साथ खिलवाड़ करेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही करेगा। आज सेकंड वाला देखिए, ऑर्डर स्क्वायमेटा की बात करें तो इस सब क्लास ऑर्डर स्क्वायमेटा इस सब क्लास का सबसे बड़ा ऑर्डर माना जाता है, यानी कि लार्जेस्ट ऑर्डर। अगर आप देखेंगे इस सब क्लास का, मतलब पूरे एनिमल किंगडम की बात नहीं कर रहा, इस रेप्टिलिया क्लास की बात कर रहा हूँ, जिसमें सभी स्नेक व लिजर्ड्स की 6800 स्पीसीज 6800 स्पीसीज को रखा गया है। ये डाटा एक्यूरेट नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। ऑर्डर स्क्वायमेटा को मुख्यतः 2 सब ऑर्डर में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें लेसरटेलिया, जिसमें सॉरिया रखा गया है, और दूसरा है बेटा
ओफिडिया के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो यहाँ पर सब ऑर्डर है वो लेसरटेलिया है और दूसरा जो सब ऑर्डर है बेटा वो कौन सा है? ओफिडिया है। अच्छा, सब ऑर्डर लेसरटेलिया में फॉलोइंग टाइप्स की लिजर्ड्स को रखा गया है एवं लिजर्ड्स के अध्ययन को सौरोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर हर प्रकार की जितनी भी प्रकार की लिजर्ड्स हैं वो हमारी लेसरटेलिया सब ऑर्डर के अंतर्गत रखी गई हैं। अब यहाँ पर जो लिजर्ड्स रखी गई हैं उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर रखा गया है ड्रैको। ड्रैको इसको फ्लाइंग लिजर्ड्स कहते हैं। डायग्राम आप अपने आप गूगल बाबा से पूछ लेना। दूसरा है बेटा कैलोटस, जिसको गिरगिट के नाम से जानते हैं। इसको गार्डन लिजर्ड्स भी कहते हैं। इसको ब्लड सकर लिजर्ड्स भी कहा जाता है। अब ब्लड सकर लिजर्ड सुनने के बाद में ये डरना नहीं है कि खून चूसता, नहीं भैया। ब्लड सकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके नेक का कलर रेड होता है। तो गिरगिट के नॉर्मली नेक का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है, जिस कारण इसको ब्लड सकर गिरगिट या ब्लड सकर लिजर्ड्स के नाम से जानते हैं। और ये रंग बदलता है, ठीक है। इसमें कलर चेंज करने की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद थर्ड है हमारा हेमीडेक्टाइलस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर घर ये छिपकली ना, हर घर तिरंगा तो हर घर ये छिपकली आपको मिलेगी, हेमीडेक्टाइलस। इसे कॉमन वॉल लिजर्ड्स कहते हैं, हर जगह आपको मिलेगी। इसमें ऑटोटोमी पाई जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोटोमी? ऑटोटोमी कहने का मतलब होता है कि अपनी सुरक्षा करने के लिए ये अपनी पूंछ को क्या करती है? तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है। इस प्रोसेस को ऑटोटोमी कहा जाता है। आगे देखिए बेटा, वेरेनस, ये भी एक प्रकार की लिजर्ड है जिसको मॉनिटर लिजर्ड्स के नाम से जाना जाता है, मॉनिटर लिजर्ड। उसके बाद में है बेटा वेरियस कॉमोडेंसिस। वेरियस कॉमोडेंसिस ये लार्जेस्ट लिजर्ड इन वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे बड़ी है ना। और ऑफियोसॉरस, इसको लिम्बलेस लिजर्ड्स के नाम से जानते हैं, ऑफियोसॉरस को। कैमलियन, कैमलियन को ट्री लिजर्ड्स के नाम से जानते हैं, कैमलियन। कैमलियन को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? ट्री लिजर्ड। और हेलोडर्मा, हेलोडर्मा ये भी एक प्रकार की लिजर्ड है, हेलोडर्मा। इसको हम लोग गिला मॉन्स्टर लिजर्ड्स के नाम से जानते हैं। ये पॉइजनस लिजर्ड होती है और इस एक लिजर्ड के कारण, है ना, सारी की सारी लिजर्ड्स पॉइजनस समझी जाती है। ऐसा नहीं है। हाँ, छिपकली जहरीली होती है। कौन सी? ये वाली, ठीक है, हेलोडर्मा, याद रखना इस बात को। और यह मैक्सिको और यूएसए में पाई जाती है। ये भी एक बात याद रखना कि इंडिया में इसका कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन इंडिया में ये मिथ है। मैक्सिको और यूएसए में ये पाई जाती है। उसके बाद में एक और यहाँ पर है, इसको हम लोग मोलोच के नाम से जानते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन लिजर्ड के नाम से जानी जाती है, मोलोच। अब देखिए सब ऑर्डर ऑफिडिया की बात करें तो हमारा सब ऑर्डर पहला खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं सब ऑर्डर ऑफिडिया। तो सब ऑर्डर ऑफिडिया में मुख्यतः ऑल स्नैक्स यानी कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों प्रकार के स्नैक्स को रखा गया है। इसकी स्टडी को ऑफियोलॉजी या सरपेंटोलॉजी, ऑफियोलॉजी को या सरपेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो स्नैक की स्टडी, अगर आप सर्पों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, स्नैक की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा? ऑफियोलॉजी या सरपेंटोलॉजी कहा जाता है। अब यहां पर एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा। पहला हमारा है पाइथन मोलुरस, इसको अजगर कहा जाता है। पाइथन मोलुरस कौन है बेटा? अजगर है। ये लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक होता है, इसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता है। और ऐसे बहुत सारे स्नेक हैं जिनको, कुछ ऐसे स्नेक हैं जो जहरीले होते हैं, बहुत खतरनाक टाइप के जहरीले स्नेक पाए जाते हैं, उनकी वजह से वो बदनाम है। जैसे रेप्टिलियंस में हम लिजर्ड्स की बात करें तो लिजर्ड्स में एक छिपकली के जहरीले होने से पूरी छिपकली प्रजाति बदनाम है। उसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ तो फिलहाल बहुत सारे ऐसे हैं पॉइजनस स्नेक हैं जो इनका बदनाम होना भी ठीक है, लेकिन इन्हें हम डर में मार देते हैं। कुछ ऐसे भी बेचारे होते हैं जो नॉन पॉइजनस होते हैं, खतरनाक नहीं होते। हाँ, अजगर तो खतरनाक है। अगर आप अजगर के पास जाते हो, उसको उठाते हो, गले पे डालते हो, तो ऐसे वो कुंडली बनाएगा ना आपके गले के चारों तरफ, आपको दबा के सफोकेशन में ही मार डालेगा। तो दूर तो रहना ही है ना, मारना नहीं है ना। ये 25 फीट तक लंबा हो सकता है। अभी आगे बताऊंगा, जब नॉन पॉइजनस स्नेक पढ़ाऊंगा तो वहां पर अजगर है, उसको पूरा बढ़ाना है। फिर टायस म्यूकोसस, इसको जैमनिस के नाम से जाना जाता है। ये रैट को खाने वाला स्नेक होता है।
अब जब रैट को खाने वाला स्नेक होता है तो आपने देखा होगा कॉमनली इंडियन नेम इसका क्या होता है, धामन। आपने धामन देखा होगा, ये कहाँ मिलती है? ये खेतों में अधिकतर देखने को मिलता है स्नेक, ठीक है? क्योंकि खेतों में चूहे होते हैं, उन चूहों को ये मार करके खाता है बेचारा। तो एक तरीके से ये क्या हो गया बेटा? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, क्योंकि चूहे जो होते हैं ये हमारी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं और ये साँप जो होता है उस नुकसान करने वाले चूहे को खा जाता है। लेकिन भैया वही बात है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम इनको मार देते हैं, ठीक है? तो ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हैं वहाँ पर धामन बड़ी कम पाई जा रही है, बहुत कम है। वहाँ के लोग भी इसको मार देते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको मारें नहीं, क्योंकि ये नॉन पॉइज़नस है, मतलब इसके काटने से आपकी डेथ नहीं होगी। और साँप तभी काटता है जब आप साँप के ऊपर अपना पैर या उसको दबाव महसूस होता है या उसको खतरा महसूस होता है, तो अपने प्रोटेक्शन में वो डसता है, ठीक है? बाइट करता है, ना कि खुशी-खुशी करता है। और ये नॉन पॉइजनस स्नेक होता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर है वो है एरिक्स जोहनी। इससे भी घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं। एरिक्स जोहनी ये दुमुही स्नेक के नाम से जाना जाता है, सैंड बोआ के नाम से जानते हैं इसको, बोआस के नाम से, सैंड बोआ या सैंड बोआस। अच्छा, ये दुमुही स्नेक क्यों होता है? देखो नॉन पॉइजनस है। ये कैसा होता है बेटा? नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। दुमुही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो हेड वाला और टेल वाला एंड होता है, वो एक जैसा दिखाई पड़ता है। एक जैसा दिखाई पड़ने के कारण हम ये पता नहीं कर पाते कि इसका मुँह कौन-सा है, और वो कहते हैं ना कि इतने गोली मारेंगे, इतने छेद करेंगे कि कन्फ्यूज़ हो जाओगे साँस कहाँ से लें, और सलमान खान का डायलॉग है ना? तो वही बात है कि यहाँ पर इसमें 2 एंड हैं, एक माउथ और एक एनस मतलब टेल। तो माउथ और टेल दोनों ऐसे हैं कि एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर ही पाया जाता है, इसलिए इसको दुमुही सांप कहते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर है टिफलस। टिफलस ब्लाइंड स्नेक होता है, छोटा-सा होता है, एकदम अर्थवॉर्म की तरह दिखाई पड़ेगा आपको ये, और ये नॉन पॉइजनस होता है, ठीक है? अर्थवॉर्म की तरह होता है, छोटा-सा डार्क गहरे रंग का होगा, है ना? और ये इंडिया में इसकी प्रजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आओ भैया थोड़ा-सा मुलाकात करते हैं उनसे जो स्वाहा कर देते हैं। फिफ्थ, हाइड्रोफिश। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फिश मतलब पानी, मतलब फिश मतलब वही हिस मूवी आई थी ना, आपने देखी थी, हाइड्रोफिश। फुनकार मारता है कौन? स्नेक, इसलिए फिश कह दिए। और हाइड्रोफिश ये डेडली मैराइन पॉइजनस स्नेक होता है बेटा, और ये विविपेरस होता है। डेडली मैराइन पॉइजनस स्नेक यानी कि मैराइन वाटर में मिलता है, समुद्री जल में आपको ये मिलेगा। नाजा नाजा, आय हाय कोबरा, इसका नाम नाजा नाजा है। जाओ कभी इसके पास में, पॉइजनस स्नेक है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसका जो पॉइजन होता है वो कैसा होता है बेटा? न्यूरोटॉक्सिक, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका पॉइजन अटैक करेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिन है कि रात, ठंड है कि गर्मी। और नर्वस सिस्टम आपका जब काम करना बंद कर देगा तो हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा। ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, यू आर डेड। आप नहीं। नाजा हनहा इनके पापा, मतलब किंग कोबरा, इससे बड़ा होता है और खतरनाक। नाजा हनहा, इसको हम लोग किंग कोबरा के नाम से जानते हैं, पॉइजनस स्नेक होता है। इसके हाँ, इन स्नेक के पास मत जाना भूल करके भी, कहीं ऐसा ना हो सर ने आपने तो बताया था वो तो स्नेक जहरीला नहीं होता, आपने बोला था हम चले गए, उसको पकड़ा, उसने काट लिया, हम मर गए। मर जाओगे तो बताने नहीं आओगे। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना है। जो पॉइजनस स्नेक हैं, उनसे दूर रहना है। इनको इनके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं, इनके बारे में आप अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं, गूगल बाबा से पूछ सकते हैं, और उनके स्ट्रक्चर वगैरह सब आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो आप अवेयर रहें कि भाई पॉइजनस कौन-सा है, नॉन पॉइजनस कौन-सा है। पॉइजनस है तब भी मत मारो, जो साँप पकड़ने वाले लोग होते हैं उनको बुला लो। उसके बाद में बंगैरस, इसको करेत के नाम से जानते हैं, बहुत खतरनाक साँप है, न्यूरोटॉक्सिक इसका होता है, पॉइजनस स्नेक है ये, ठीक है? पॉइज़न कैसा होता है बेटा? न्यूरोटॉक्सिक पॉइज़न होता है इसका, और ये भी कैसा है? पॉइजनस स्नेक है। वाइपेरा खतरनाक है, वाइपर के नाम से जाना जाता है, पॉइजनस स्नेक होता है, हीमोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक इसका पॉइज़न होता है। हीमोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक, वाइपेरा, इसको वाइपर के नाम से जानते हैं। इसके डसने से तो जान 100% जानी है। चलो, भगवान ना करे किसी को डसे, लेकिन आज के डेट में जो नॉन पॉइजनस स्नेक भी है ना, वो भी अगर आपको डस ले ना, मतलब आपको नहीं बल्कि किसी भी एक नॉर्मल पर्सन को डस ले, तो उसे ये लगेगा कि हमें सांप ने काट लिया, हार्ट बीट तेज हो जाएगी और ऑटोमेटिक हार्ट अटैक आने के चांसेस रहेंगे। इसकी वजह से आदमी हदस में ही मर जाता है कि मुझे सांप ने काट लिया, है ना? तो हमारा ये ब्रेन जो है
अगर आप इसको ज़्यादा सोचने लगोगे कि अरे यार अब आज अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके शरीर के अनुसार वो चीज़ें भी होने लगती हैं। आपके ब्रेन के आधार पर वो चीज़ें होने लगती हैं, आपको अच्छा ना लगने वाली चीज़ें होने लगती हैं। अरे यार बड़ा ज़बरदस्त दिन है आज, बहुत अच्छा है, आज आज तो मैं ये करूँगा, आज तो मैं वो करूँगा। तो फिर वो समय और वो बॉडी जो है उस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी को पा करके जो खराब काम होते हैं, उनको भी अच्छे तरीके से करा सकता है। ठीक, खराब काम करने का मतलब ये नहीं कि आप पुड़िया, पान, गांजा, शराब पीना शुरू कर दो, नहीं। खराब काम पढ़ाई करना, तो वो भी आपको अच्छे से कराएगा। ये खराब क्यों है सर? इससे तो हमारा फ्यूचर बनता है। लेकिन इसी को पढ़ते समय नींद आने लगती है, याद करो वो दिन। ऑर्डर क्रोकोडेलिया की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः क्रोकोडाइल्स, गैवियलिस जिसको घड़ियाल कहते हैं, व एलिगेटर को रखा गया है। ऑर्डर क्रोकोडिलिया को मॉडर्न रेप्टाइल्स माना जाता है। इनको मॉडर्न रेप्टाइल्स कहते हैं और एक बात याद रखिएगा, ऑर्डर क्रोकोडिलिया के अंदर जो सदस्य पाए जा रहे हैं, इनके अंदर हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। वैसे तो रेप्टिलियंस में हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है क्योंकि ये मॉडर्न रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल से थोड़ा-सा आगे बढ़ कर के हैं, है ना? तो इनको अंदर जो हार्ट चैम्बर है वो 4 टाइप का होता है। इसमें एक आता है क्रोकोडाइलस अ, पोरोसस, ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, 8 से 9 मीटर लंबा होता है। गैवियलिस की बात करें तो घड़ियाल के नाम से जाना जाता है। एलिगेटर ये खतरनाक है बेटा, मैक्सिकन मैक्सिकन क्रोकोडाइल के नाम से जाना जाता है और इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं हॉलीवुड में। अरे सर मूवी पहले बता देते हो आप। अब पढ़ाई नहीं करेंगे, मूवी देखने जा रहे हैं। चलो भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ एवीज़। पहला हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलियंस। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एवीज़। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है ना लिखने के लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एवीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी पक्षी वर्ग का क्लासिफिकेशन करना है। बड़ा मजा आने का। देख लो, किसी अन्य वर्टिब्रेट एनिमल्स ग्रुप की अपेक्षा बर्ड्स कम डाइवर्सिटी को प्रदर्शित करते हैं। बर्ड्स में कम डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब तक लिविंग बर्ड्स की लगभग 9000 स्पीसीज को खोजा जा चुका है। लगभग 9000 स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं। ठीक है, जिसमें टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग 25 से 30 ऑर्डर को ही मान्यता प्राप्त है। टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या है, 25 से 30 बर्ड्स की मान्यता को प्राप्त किया गया है, बर्ड्स के ऑर्डर को प्राप्त किया गया है। ठीक है, एक वैज्ञानिक है वेटमोर, तो इनके अकॉर्डिंग बर्ड्स के ऑर्डर की संख्या 34 है, 34 है, जिसमें 27 ऐसे ऑर्डर हैं जिसमें लिविंग बर्ड्स को रखा गया है, तथा 7 ऐसे ऑर्डर है बेटा जिसमें एक्सटिंक्ट बर्ड को या एक्सटिंक्ट बर्ड की स्पीसीज को रखा गया है। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, क्लास एवीज को मुख्यतः 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो रेप्टिलिया को 5, इसको 2, दोनों ही पढ़नी है। एक बेटा यहां पर हमारी जो पहली जो यहां पर सब क्लास है, ये है आर्कियोरनिथीज। पहली सब क्लास आर्कियोरनिथीज, दूसरा है नियोरनिथीज। आर्कियोरनिथीज और नियोरनिथीज प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमने यहां पर हिंदी में भी लिख दिया, है ना? चलिए, तो सबसे पहली क्लास हमारी कौन सी है? आर्कियोरनिथीज। आर्कियोरनिथीज क्या कहती है? इसमें उन बर्ड्स को रखा गया है जो ज्यूरासिक पीरियड के समय एक्सटिंक्ट और प्रिमिटिव लिजर्ड्स के समान आते थे। एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और ये प्रिमिटिव लिजर्ड्स के जैसे थे। इनमें टीथ पाए जाते हैं, यानी कि इनमें टीथ कैसे होंगे? इनकी जो बीक होगी, इसकी बीक में क्या है बेटा? टीथ प्रेजेंट होंगे, टीथ प्रेजेंट होंगे। ये क्यों है? हवाबाजी कर रहे हैं? नहीं भैया, इसके फॉसिल्स हमको मिले हैं, है ना? इनके पंखों यानी विंग्स के एंड पर 4 लिम्स की 3-3 पंजेदार उंगलियां पाई जाती हैं। आप 3-3 उंगलियां यहां पर देखेंगे, उसके ऊपर नेल्स भी आपको मिलेंगे। इसमें लॉन्ग फेदर टेल पाई जाती है, यानी कि जो टेल है बड़ी लंबी है, एवं इनकी टेल में 13 से ज्यादा वर्टिब्री पाए जाते हैं। इनमें पाइगो स्टाइल नहीं पाई जाती है एवं विंग्स लेग्स डेवलप होते थे। इनमें पाइगो स्टाइल नहीं पाई जाती थी और विंग्स क्या होते थे बेटा? लेस डेवलप होते थे। इनमें कील नहीं पाई जाती थी। कील नहीं होगा, जब कील नहीं होगा तो क्या होगा? ये फ्लाइंग करने में असमर्थ होंगे। इन सदस्यों को रेप्टाइल्स एंड एवीज के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। ये कहा जाता है कि जो रेप्टाइल्स और एवीज हैं, इनके बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो यही है। ठीक है, और इसमें आपने देखा भी है कि जो हमारे बीच में एक खोजा गया है, इसका हमें फॉसिल्स स्पेशली मिला है। इसको हम लोग आर्क्योप्टेरिक्स लिथोग्राफिका के नाम से जानते हैं। आर्क्योप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, है ना? आर्क्योप्टेरिक्स। अब रेप्टाइल्स ही हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। क्लास 8-9 से आप लोग उसको पढ़ते हुए आ रहे हो। अच्छा, इसको लिजर्ड बर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये एक्चुअल में क्या है बेटा? एक बर्ड ही है, तो लिजर्ड बर्ड के नाम से जाना जाता है।
इसके फॉसिल्स को जर्मनी के ब्रेवरिया से 1861 में एंड्रस वैगनर के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सब क्लास नियोर्निथीज की। तो सब क्लास नियोर्निथीज क्या कहती है कि इस सब क्लास में पोस्ट ज्यूरासिक पीरियड, है ना, पोस्ट ज्यूरासिक पीरियड के लिविंग व एक्सटिंक्ट दोनों प्रकार के बर्ड्स को रखा गया है। इनमें बोन्स न्यूमेटिक यानी हॉलो प्रकार की पाई जाती है। बोन्स कैसी होती है बेटा? न्यूमेटिक टाइप की होती है, हॉलो टाइप की होती है। हॉलो कहने का मतलब होता है कि इनकी बोन में गुहा प्रेजेंट होगी। इनमें कुछ बर्ड्स को छोड़कर विंग वेल डेवलप फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिन्हें आप छोड़ दें तो विंग्स कैसे होते हैं बेटा? वेल डेवलप फॉर्म में पाए जा रहे हैं, यानी कि उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है ये। इसमें पाइगो स्टाइल पाई जाती है एवं इसकी बीक में टीथ एब्सेंट होते हैं। पाइगो स्टाइल पाई जा रही है, बीक में टीथ नहीं होगी। इनमें फोर लिम्स की फिंगर्स फ्यूज हो जाती हैं एवं क्लॉज नहीं बनाते हैं। जो फोर लिम्स की फिंगर है वो फ्यूज हो गए, वो क्लॉज नहीं, फेदर में चेंज हो गया। इनमें टेल स्मॉल व 13 से कम वर्टिब्री पाई जाती है। इनमें टेल जो होती है वो स्मॉल होती है और 13 से कम वर्टिब्री है। इस सब क्लास को मुख्यतः 4 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। इस सब क्लास को मुख्यतः कितने सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया बेटा? 4 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला सुपर ऑर्डर है ओडोंटोग्नेथी। पहला कौन है बेटा? ओडोंटोग्नेथी। दूसरा है हमारा पैलियोग्नेथी, जिसको रेटिटी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है इम्पेनीज, ठीक है, और चौथा है नियोग्नेथी, जिसको कैरिनेटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो एक एक करके यहां पर सबको देखते हैं, हेडिंग बना करके नहीं, इसके अंतर्गत। पहला सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नेथी में मुख्यतः एक्सटिंक्ट बर्ड्स को रखा गया है। ठीक है, इस सुपर ऑर्डर को 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया, ये भी आपको मेंशन कर देना। इसमें एग्जांपल आपको याद रखना है, कौन सा है? हेस्पेरोनिस, हेस्पेरोनिस, सॉरी यार, हेस्पेरोनिस, हेस्पेरोनिस इसको पढ़ेंगे। और इसमें बीक में टीथ जो होते हैं पाए जाते थे और ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसकी बीक में टीथ था, इसकी चोंच में टीथ पाए जा रहे थे बेटा। ठीक है, तो ये याद कर लेना, वैसे बहुत विशेष नहीं, हटा उसको। दूसरा हमारा जो सुपर ऑर्डर है वो है पैलियोग्नेथी या रेटिटी। ठीक है, ये फास्ट रनर बर्ड्स के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि सुपर ऑर्डर पैलियोग्नेथी या रेटिटी में फास्ट रनर बर्ड्स को रखा गया। फास्ट रनर बर्ड्स मतलब ऐसे बर्ड्स जो दौड़ते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग की आप बात करें, ऑस्ट्रिच की बात करें तो दौड़ता है। ठीक है, और इसमें उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती, लेकिन दौड़ने की क्षमता अधिक पाई जाती है। इस सुपर ऑर्डर को 7 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। अब 7 ऑर्डर यहां पर रखे गए और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ऑर्डर को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला यहां पर कौन है बेटा? स्ट्रोथियो कैमेलस। इसको अफ्रीकन ऑस्ट्रिच या कैमल बर्ड्स के नाम से जानते हैं। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड्स है और ये हाइट इसकी 8 फीट के आसपास होती है। ठीक है, दूसरा है यहां पर रिया अमेरिकाना, साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच के नाम से जाना जाता है। रिया अमेरिकाना साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तीसरा जो सुपर ऑर्डर है इम्पेनीज। ठीक है, तो इसकी तरफ हम देखते हैं। तो सुपर ऑर्डर इम्पेनीज में मुख्यतः एक्वाटिक व मैराइन बर्ड्स को रखा गया है। कौन से बर्ड्स यहां पर आते हैं? एक्वाटिक और मैराइन, जो कि मुख्यतः मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। पहला यहां पर देखिए एग्जाम्पल है एप्टिनोडाइटस। एप्टिनोडाइटस को हम लोग पेंगुइन के नाम से जानते हैं। ये सी बर्ड्स ऑफ अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर ये प्रेजेंट है ना। सी बर्ड्स, पेंगुइन, और भी बहुत सारे आते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जो सुपर ऑर्डर है जिसको हम लोग नियोग्नेथा या कैरिनेटी के नाम से जानते हैं। तो सुपर ऑर्डर नियोग्नेथा या कैरिनेटी में मुख्यतः मॉडर्न बर्ड्स को रखा गया। ठीक है, जो सामान्यतः एयर में उड़ते हैं। ये वाला जो ऑर्डर है, सुपर ऑर्डर है, इस सुपर ऑर्डर है नियोर्निथीज या नियोग्नेथा, जिसको कैरिनेटी के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे ऑर्डर को रखा गया है, जिसे अध्ययन की सुविधा अनुसार 6 होमोजेनस इकोलॉजिकल ग्रुप में रखा गया है। पहला जो ग्रुप यहां पर इकोलॉजिकल है वो है आर्बोरियल बर्ड्स, यानी वृक्षवासी पक्षी जो वृक्ष के ऊपर रहते हैं। ग्रुप सेकंड है टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, जो स्थलीय हैं। ग्रुप सी हमारा है स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स, जो तैरने और डुबकी लगाने वाले पक्षी हैं। डी है हमारा शोर बर्ड्स या वेडिंग बर्ड्स, जिनको तटवासी और जलग पक्षी कहा जाता है।
अगला है बर्ड्स ऑफ प्रे यानी शिकारी पक्षी, जिसमें चील वगैरह आता है। ग्रुप एफ यहां पर रखा गया एरियल बर्ड्स, जो आकाशीय वायवी पक्षी होते हैं, जो हवा में उड़ते रहते हैं ना, आकाशीय बहुत ऊंची ऊंची उड़ान भरते हैं, ईगल वगैरह यहीं पर आता है। अच्छा, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं तो देख लो। सबसे पहला यहां पर एग्जाम्पल रखा गया है अनस। अनस को हम लोग वाइल्ड डक के नाम से जानते हैं। सिग्नस को हम लोग सॉन के नाम से जानते हैं। हंस, हेलेना हमिंग बर्ड है, ये हमिंग बर्ड ऑफ क्यूबा जो होती है वो स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द बर्ड मानी जाती है। ठीक है, हमिंग बर्ड ऑफ क्यूबा स्मॉलेस्ट बर्ड्स ऑफ द सॉरी स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द बर्ड। स्विफ्ट, स्विफ्ट सुना सुना लग रहा है ना, स्विफ्ट डिजायर, हाँ, उसका नाम जो है इसी पक्षी के ऊपर रखा गया है। और ये फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है इन जापान। जापान में ये पाई जाती है, सबसे तेज दौड़ने वाली, मतलब उड़ने वाली पक्षी है, दौड़ने वाली नहीं, सॉरी। पैवो क्रिस्टेटस, इसको हम लोग पिकॉक के नाम से जानते हैं। पैवो क्रिस्टेटस पिकॉक मोर है। सिटिकुला, इसको इंडियन पैरट के नाम से जानते हैं। पैजर डोमेस्टिकस हाउस स्पैरो है ना, गोरेया। कोलंबा लिविया पिजन कबूतर। कॉर्वस स्प्लेंडेंस, इसको क्रो के नाम से जाना जाता है। कॉर्वस स्प्लेंडेंस को क्या कहते हैं बेटा, क्रो कहते हैं। बुबो बुबो आउल। रेफस डिडस कौन है बेटा, ड्यूडो, ये 17th सेंचुरी एक्सटिंक्ट बर्ड मानी जाती है। रेफस डिडस याद रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जनरल नॉलेज के लिए भी, कि 17th सेंचुरी में यानी अभी जल्दी हाल ही में जो बर्ड एक्सटिंक्ट हुआ है उसका क्या नाम है, तो डूडो या रेफस डिडस के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में हमारा बेटा नियोफ्रॉन। नियोफ्रॉन को वल्चर है ना, वल्चर कहते हैं, गिद्ध। और कोरियोटिस नाइग्रीसेप्स, कोरियोटिस नाइग्रीसेप्स जो है बेटा, ये गोंदावन के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का ये राजकीय पक्षी है, क्योंकि राजस्थान में अधिकतर ये पाए जाते हैं, गोंदावन। इसके बाद में जो थर्ड हमारा बेटा शॉर्ट नोट लिखने के लिए था वो किस पे था, नॉन पॉइजनस स्नेक इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो नॉन पॉइजनस स्नेक है इनके बारे में बताना है या लिखना है, कौन कौन से पाए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलो भाई देखते हैं। लिखा हुआ है वह स्नेक जिनमें पॉइजन टीथ या फेंजेस व पॉइजन ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है, उन्हें नॉन पॉइजन स्नेक के नाम से या रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। यानी ऐसे स्नेक जिनमें पॉइजन ग्लैंड ना पाई जाए, पॉइजन टीथ या फेंजेस ना पाए जाए, जाहिर सी बात है वो नॉन पॉइजनस स्नेक होगा। इंडिया में पाए जाने वाले नॉन पॉइजनस स्नेक फॉलोइंग टाइप से हैं। पहला यहां पर कौन सा है बेटा, पाइथन। हम सबसे पहले अजगर की बात करेंगे। अजगर में देखो भैया, इनके पास में भले ही जहर ना हो, लेकिन ऊपर वाले ने कहा कि हम तुमको इतना बड़ा बड़ा बनाएंगे ना कि अच्छा अच्छा भी तुम्हारे पास में आने के लिए डरेगा। पाइथन, यह एक लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। समझ रहे हो, 8 से 10 मीटर बहुत होता है। पाइथन ओविपेरस होता है तथा इसकी बोआस या बोआ या एनाकोंडा स्पीसीज, बोआस या एनाकोंडा स्पीसीज ओविपेरस होती है। यानी एनाकोंडा के रूप में भी, यहां पर एनाकोंडा आपने मूवी देखी होगी ना, वो एक्चुअल में पाइथन का ही स्पीसीज है ना। नेक्स्ट है सबसे लार्जेस्ट पाइथन साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में पाइथन रेटिकुलेंटस के रूप में पाया जाता है, जिसकी लंबाई 10 मीटर से ज्यादा होती है। यानी कि 10 मीटर से भी लंबा ये सांप है, जो कहां मिलता है बेटा, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला बोआस यानी एनाकोंडा, जिसको हम लोग यूनिक्टस मैरिनस के नाम से जानते हैं। यूनिक्टस मैरिनस 8 मीटर तक लंबाई वाला होता है। इंडिया में पाया जाने वाला पाइथन है ना, हैवी बॉडी का होता है, यानी कि बड़े शरीर का होगा, जो कि प्लांट इत्यादि पर रहता है तथा यह बर्ड्स व स्मॉल साइज के मैमल्स का शिकार करता है। इंडिया में पाया जाने वाला पाइथन। आगे देखिए लिखा हुआ है, एक्चुअल में क्या होता है कि जो पाइथन होता है ये अपने शिकार को चारों ओर से कुंडली बनाकर घेर लेता है और जकड़कर उसकी दम घोटकर मार देता है। तो पास में नहीं जाना, भले इसके पास में जहर नहीं है, लेकिन आपको मारने के लिए इसके पास में ताकत बहुत है। इंडिया में पाइथन की मोस्ट कॉमन स्पीसीज पाइथन मॉरुलस अभी बताया,
के रूप में पाई जाती है, जिसे सामान्य भाषा में अजगर के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 6 मीटर तक होती है। अधिकतर लंबाई 6 मीटर 7 मीटर तक आपको देखने को मिल सकती है। ये तो हो गया पहला। अब दूसरा नॉन पॉइजनस स्नेक कौन सा है बेटा? ब्लाइंड स्नेक। दूसरा यहां पर कौन सा है? ब्लाइंड स्नेक के बारे में लिख सकते हो। ये लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा होता है और अर्थवर्म के समान दिखने वाला स्नेक होता है। इस स्नेक में नॉन फंक्शनल आई होने के कारण इसे ब्लाइंड स्नेक के नाम से जाना जाता है। यानी कि नॉन फंक्शनल आई है, आई इसमें काम नहीं करती, इसी वजह से इसको ब्लाइंड स्नेक के नाम से जानते हैं। इंडिया में टिफलस नामक ब्लाइंड स्नेक अत्यधिक रूप से पाया जाता है। टिफलस ये काफी आप देखेंगे छोटा सा होता है, छुटकू सा एकदम ब्लैक कलर का होता है, लेकिन ये नॉन पॉइजनस है, इससे कोई खतरा नहीं, इसको आप आसानी से पकड़ सकते हो। जैसे अजगर को बता रहे, जैसे आप उसको अर्थवर्म को पकड़ते हो ना, बिल्कुल ऐसे अर्थवर्म के सिमिलर, अर्थवर्म के साइज वाला ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। थर्ड कौन सा है बेटा? डबल हेडेड स्नेक, दुमुही सांप जिसको कहते हैं। ये लगभग 1 मीटर तक लंबा सिलिंड्रिकल स्नेक होता है। ठीक है, 1 मीटर तक लंबा होगा और सिलिंड्रिकल होता है। इस स्नेक के हेड में डिस्टिंक्ट नहीं होता। इस स्नेक का हेड, इस स्नेक का, यहां पे थोड़ा सही करिएगा, इस स्नेक का हेड डिस्टिंक्ट नहीं होता, अर्थात इसका हेड व टेल एंड एक समान दिखाई देता है। हेड और टेल एंड एक जैसा ही दिखाई देता है, जिस कारण इसे डबल हेड स्नेक या दुमुही स्नेक के नाम से जाना जाता है। इंडिया में एरिक्स जोहनी, अभी बताया, इंडिया में एरिक्स जोहनी मोस्ट कॉमन स्पीसीज के रूप में पाई जाती है। तो इसकी जो एरिक्स जोहनी है, एरिक्स जोहनी स्पीसीज है, ये यहां पर मोस्ट कॉमन फॉर्म में पाई जा रही है इंडिया में, वही हमको देखना है। अच्छा, फोर्थ हमारा है ट्री स्नेक, है ना, ट्री स्नेक। ये बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, रेयर है। ठीक है, लिखा हुआ ये लगभग 2 मीटर लंबा सिलिंड्रिकल व फ्लैट बॉडी वाला नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। या सामान्यतः ट्री पर पाए जाते हैं। इंडिया में इनकी स्पीसीज मोस्ट रेयर होती है, यानी पाई जाती है लेकिन बहुत कम फॉर्म में पाई जाती है। एवं इसकी मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो होती है वो डेंड्रोफिस के नाम से पाई जाती है। डेंड्रोफिस जो होती है मोस्ट कॉमन स्पीसीज के रूप में पाई जा रही है इंडिया के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और होते हैं, 4 लिख दो, उसके बाद में शॉर्ट नोट में आप ऐसे लिख दें कि इंडिया में पाए जाने वाले अन्य पॉइजनस स्नेक में से लाइकोडॉन जिसको बुल्फ स्नेक के नाम से जानते हैं, ड्रायोफिस जिसको विप स्नेक के नाम से जानते हैं, और टायस या जैमनिस जिसको धामन कहते हैं के रूप में पाई जाती है। फ्रेंड ऑफ फार्मर कौन है बेटा? धामन। ये टायस है ना, ये जैमनिस है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है आज का लेक्चर। मैंने बोला था शुरुआत में कि थोड़ा सा लेक्चर ये लंबा हो सकता है, लेकिन इस लंबे लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट फॉर्म में 2 अपने लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, जो जिससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके बनेंगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगे या ना लगे, समझ में आया है ये इंपॉर्टेंट है, नहीं आया है तो दोबारा से आप इसको फास्ट ट्रैक पर देख लीजिए, क्योंकि पूरी क्लास करने के बाद में ही आपके ये क्वेश्चंस के आंसर जो है ना समझ में आएंगे। और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिए साथ के साथ, जिससे एग्जामिनेशन में आप अच्छे से लिख पाएं। और ये मैं बहुत ज़्यादा मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे आप जितना हो सके पढ़ें, जो दिमाग में बस सके उसको बसाएं, जो नहीं बस रहा उसको छोड़ दें, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, बस ये है कि आप एक बार वीडियो को देख जरूर लें, 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपके दिमाग में पूरा का पूरा फंस जाएगा, बस जाएगा कि भाई इसके विषय में ये लिखना है, इतनी हेडिंग बनेंगी, तो मेन मेन हेडिंग आप याद कर लो, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा भी लिख दोगे ना तो हेडिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिख के जरूर आना, एग्जाम में लिख के जरूर आना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।